हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूं। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी, लेकिन हम दोनों मिलकर सिर्फ घड़ियां बेचने का ही काम नहीं करते। हम हैं गोस्ट हंटर्स। हम भूत पकड़ने का काम करते हैं। आज भी सुबह सुबह इस दुकान की सफाई करने के बाद मैं कुर्सी पर बैठा चाय की कुछ चुस्कियां ले रहा था और सुबह सुबह मिस्टर हेनरी दुकान पर आ गए और उसके बाद कुछ सामान इकट्ठा करने लगे थे। मैंने उनसे पूछा, हेनरी क्या हुआ, आप सामान समेट रहे हैं? क्या हम कहीं जाने वाले हैं? तो हेनरी कहने लगे, नहीं नहीं, हम नहीं, मैं जाने वाला हूं। एक जगह है, वहां पर कोई भूत बंगला है, बस एक रात वहां पर बिता कर आऊंगा। मैं जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कराऊंगा, तुम्हें साथ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, हेनरी आपकी सेहत पहले थोड़ी खराब रह चुकी है, मैं साथ चलता हूं, और वैसे भी जहां भी जाते हैं हम इकट्ठा ही जाते हैं ना। हेनरी कहने लगे, नहीं नहीं, अरे छोटा सा भूत बंगला है, हम दोनों जाएंगे तो हमारा नाम खराब हो सकता है कि दो बड़े गोस्ट हंटर्स आए हैं। मैं आराम से जाऊंगा, एक रात बिताऊंगा, सब कुछ तो है मेरे पास और मैंने तुम्हें सिखाया है, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर हेनरी जिद कर रहे थे तो मैं क्या कर सकता था। फिर मैंने उन्हें कहा, चलिए ठीक है, मैं दुकान का ख्याल रखता हूं, वैसे भी कई पुराने केस हैं, उस पर थोड़ी सी स्टडी ही कर लेता हूं। मैंने पहली बार मिस्टर हेनरी को थोड़ा सा नर्वस देखा था। उन्हें बार बार बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, जबकि काफी ज्यादा ठंड थी। उन्होंने सामान समेटा, बैग में डाला और जल्दी से वहां से निकले। मुझे उन्होंने अलविदा तक नहीं कहा था। मैंने ही पीछे से आवाज लगाकर कहा, अरे हेनरी, कुछ प्रॉब्लम हुई आप मुझे बता दीजिएगा, रात के वक्त भी मैं वहां पर आ जाऊंगा। अरे आप कोई एड्रेस भी नहीं दे रहे, मुझे बता भी नहीं रहे, क्या फाइल खोलकर चेक कर लूं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, देखो मैं आ जाऊंगा, कल सुबह आ जाऊंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो गाड़ी लेकर जा चुके थे। मुझे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हेनरी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कौन सा भूत बंगला? आखिर वो कहां जा रहे हैं? नजदीक ही है या कहीं दूर है? देखता हूं। मैं रजिस्टर चेक करने लगा और फिर मुझे पता लगा, यहां से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा टाउन है, वहां होगा कोई भूत बंगला। वहां रात के वक्त वो कुछ समय बिताएंगे और उसके बाद जो भी घटनाएं वहां पर होती हैं उसे ठीक करके वापिस आ जाएंगे। वहां उन्होंने साइन किया हुआ था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मुझे ये सब हेनरी नहीं सिखाया है। वो किसी मुसीबत में फंस नहीं सकते। हर तरह की मुसीबत से वो खुद ही बाहर निकल सकते हैं। फिर मैं पीछे वाले हॉल में गया, जहां पर एक से बढ़कर एक श्रापित चीजें रखी हुई, और मैं उन चीजों की थोड़ी थोड़ी सफाई करने लगा। लेकिन आज उस डिब्बे में जो गुड़िया रखी थी वो बहुत ज्यादा हिल रही थी। काफी साल पहले हम इस गुड़िया को यहां पर लेकर आए थे। ये एक श्रापित गुड़िया है जो किसी औरत की ताकत से जुड़ी हुई है, और ये गुड़िया हमसे बात करती है, लेकिन जो भी इसे छूता है ये अपनी आत्मा को उसके शरीर में भेज सकती है, और ये गुड़िया फिर उसे मारने की कोशिश करती है। वो बक्सा बहुत ज्यादा हिल रहा था, वो गुड़िया बहुत ज्यादा हरकत कर रही थी। तो मैंने उस बक्से को खोला और फिर उस गुड़िया से मैंने सवाल पूछा, क्या हुआ, बहुत ज्यादा हिल रही हो, लगता है एक्सोर्सिज्म दोबारा से करना पड़ेगा। वो गुड़िया मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी, एक्सोर्सिज्म मेरा नहीं करना पड़ेगा, एक्सोर्सिज्म अब हेनरी का करना पड़ेगा। तुम साथ नहीं गए उसके? अकेला छोड़ दिया अपने गुरु को? वो वापिस नहीं आएंगे, अब वो कभी वापिस नहीं आएंगे। मैं घबरा चुका था। आखिर उस गुड़िया को कैसे पता कि हेनरी अकेले गए हैं? माना उसके पास ताकत है, वो इस हॉल की जानकारी ले सकती है, लेकिन आखिर हेनरी अकेले गए हैं, कहां गए हैं, मुझे नहीं पता, उसे कैसे पता? मैंने उससे सवाल किया, लेकिन अब उस गुड़िया ने हिलना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो गुड़िया मुझसे बात करना नहीं चाहते थे और मैं उसे छूना नहीं चाहता था।
मैंने उस बक्से को बंद किया, लेकिन आज पहली बार दिल बैठा बैठा सा जा रहा था। पूरा दिन बीत चुका था, वक्त रात का हो चुका था। मैंने हेनरी को फोन करना चाहा, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, बल्कि मुझे मैसेज कर दिया कि रात शुरू होने वाली है। मैं उस भूत बंगले के अंदर जाने को तैयार हूं, मैं वहां पहुंच चुका हूं। जिसके बाद मैंने मिस्टर हेनरी को फोन नहीं किया। जिसके बाद मैं दुकान बंद करके घर की तरफ निकला। रात के वक्त भी मुझे बुरे बुरे ख्याल आए जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हमारा तो ये काम है, हम भूतों से मुकाबला करते रहते हैं। ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ होती ही रहती हैं। मनहूसियत का एहसास तो तब से होना शुरू हो जाता है जब से हम काम की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह नहाया और उसके बाद मैं दुकान की तरफ निकलने वाला था तो सोचा एक बार हेनरी को फोन कर ही लेता हूं। सुबह सुबह पूछ लेता हूं उनसे रात को क्या हुआ, क्या उनकी सेहत ठीक है, किस तरह की परेशानी सामने आई और भूत बंगले में कैसी ताकत है, मुझे भी कुछ बता दी। मैं हेनरी को बार बार फोन किए जा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे और अब तो उन्होंने मैसेज करके भी मुझे कुछ नहीं बताया था। जब मैं दुकान पर पहुंच चुका था, सफाई कर चुका था, 2 बार चाय पी चुका था, उसके बावजूद कई बार फोन किया मैंने, लेकिन उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा अरे यार हेनरी, फोन उठा लीजिए ना, क्या कर रहे हैं, मुझे बता तो दीजिए कि आप ठीक हैं या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी ज़रूरत तो नहीं। अरे फ़ोन उठाएंगे तभी तो बता पाएंगे ना। मैंने उन्हें कई बार मैसेज किया, लेकिन वो मैसेज का जवाब दे ही नहीं पा रहे थे। जिसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूं। मैं बार बार फ़ोन करता रहा और एक बार फ़ोन उठाया, लेकिन ये आवाज़ मिस्टर हेनरी की नहीं थी, किसी लड़की की थी। मैंने पूछा जी मिस्टर हेनरी हैं, उनसे बात करवाइए। तब वो लड़की कहने लगी जी वो आपके साथ हैं, हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता चल ही नहीं पा रहा था, इसीलिए आप इस हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। मैं घबराते घबराते पूछने लगा जी हॉस्पिटल में क्या हुआ। तब वो लड़की बोली कि मैं नर्स हूं यहां पर और मिस्टर हेनरी कोमा में है। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा गया और मैंने उस लड़की से एड्रेस पूछा और उसके बाद 2 घंटे में मैं उस अस्पताल में पहुंच चुका था। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता था कि मिस्टर हेनरी यहां पर कैसे पहुंचे, उन्हें क्या हुआ, किसी तरह की कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। मुझे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। मिस्टर हेनरी वेंटिलेटर पर थे और मुझे वो नर्स बता रही थी कि ना तो इन्हें कोई चोट लगी है, ना अंदरूनी चोट लगी है, पता नहीं कैसे ये सीधा कोमा में पहुंच गए। इन्हें छोड़ने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन यहां छोड़कर वो जा चुके हैं। अब इनसे कोई मिलने भी नहीं आ रहा था, तो हम बताते तो किसे बताते, लेकिन आपका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था और आपका फ़ोन पीछे स्टोर रूम में रखा था। जैसे ही सफाई वाला कोई कर्मचारी पहुंचा तो उसके पास ये फ़ोन पहुंचा और उसने कहा कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं। तब आपका फ़ोन मैंने उठाया और आपसे बात हुई। आप जानते हैं इन्हें, क्या आप इनके साथ काम करते हैं, इन्हें क्या हुआ, क्या आप कुछ बता सकते हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और फिर मैंने उस नर्स को बताया कि ये मिस्टर हेनरी हैं, शायद आप इन्हें जानती हो, इनकी घड़ियों की दुकान है लंदन शहर में। वो मिस्टर हेनरी को पहचानती थी, लेकिन इस तरह से मिस्टर हेनरी यहाँ पर कोमा में पहुँचेंगे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। लेकिन मैं ये जानना चाहता था वो भूत बंगला कौन सा है, आखिर मिस्टर हेनरी इस हालात में कैसे पहुँचे। मुझे ये काम जल्द से जल्द करना था। क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, क्या चोट के कारण ये हुआ है, या उस भूत बंगले में कुछ ऐसा है जिसके कारण वो कोमा में पहुंचे हैं और मुझे वापस उस घड़ियों की दुकान पर जाना था। मैंने वहां जाकर रजिस्टर चेक किया, अच्छे से एड्रेस निकाला। वो भूत बंगला जिसमें मिस्टर हेनरी रात बिताने वाले थे और उसका राज क्या है, हर एक जानकारी चाहता था, लेकिन उस एड्रेस के सिवा मुझे और कुछ पता नहीं चल पाया। तो मैं जितने भी इक्विपमेंट्स मेरे पास थे
वो सब लेकर गाड़ी में रखकर सीधे अस्पताल में पहुंचा और एक बार मैं मिस्टर हेनरी से बात करना चाहता था। जानता हूं भले ही वो कोमा में है, लेकिन मेरी आवाज सुन सकते हैं। उनके पास बैठकर मैं उनसे बात कर रहा था। हेनरी, मैंने कहा था ना अकेले मत जाइए। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं वो दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वो जगह साधारण नहीं होती। अब मैं उस भूत बंगले में जाऊंगा, देखूंगा आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ जिस कारण आपके साथ ये घटना घट गई। मैंने तब मिस्टर हेनरी के हाथ को हिलते हुए देखा था और उसके बाद मैंने उनसे बात की। हेनरी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हेनरी का हाथ जरा सा हिला। वो सच में मेरी आवाज सुन सकते थे और हाथ हिलाकर मुझसे बात कर सकते थे। लेकिन जितने भी सवाल मैं पूछता गया उन्होंने हाथ नहीं हिलाया। लेकिन जैसे ही बात उस भूत बंगले की आती कि मैं वहां पर जाने वाला हूं, पता करने वाला हूं, मिस्टर हेनरी का हाथ हिलने लगता और इस बार मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा। हेनरी, बताइए, मैं उस भूत बंगले में जाऊं या ना जाऊं? आप हाथ हिलाकर बताइए। जाऊं? उन्होंने हाथ नहीं हिलाया और फिर मैंने कहा, तो आप कहना चाहते हैं मैं भूत बंगले में ना जाऊं? उन्होंने हाथ हिलाया, जिसके बाद मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था और कह रहा था, हेनरी, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो सच का पता कैसे लगा पाऊंगा? आप कोमा में कैसे पहुंचे जबकि आपको तो कोई चोट ही नहीं लगी है? मैं यहां इस कमरे में वो गैजेट को लगा के देखता हूं। मैं पहचानने की कोशिश करूंगा कि आपके शरीर के साथ आपकी आत्मा है। कहीं आपकी आत्मा को शरीर से अलग तो नहीं किया गया है? वो जोर जोर से हाथ को हिलाने लगे थे, लेकिन अब मैं मिस्टर हेनरी की बात सुनने वाला नहीं था। जैसे ही मैंने वहां पर उनके सर के पास वो गैजेट लगाया, उससे बिल्कुल साफ हो गया, उनके शरीर के आसपास उनकी आत्मा मौजूद नहीं है। यानी उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग किया गया है। अब उनकी आत्मा हो सकता है उस भूत बंगले में ही हो। राज तो वहां जाकर ही खुलेगा। वो जोर जोर से हाथ को हिलाकर मुझे मना किए जा रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात मानने वाला नहीं था। वहां से सामान समेटने के बाद मैंने गाड़ी में सारा सामान रखा। एड्रेस मेरे पास था, लेकिन किसी का फोन नंबर नहीं था। मिस्टर हेनरी को उस भूत बंगले के बारे में किसने बताया होगा? वहां पर वो ऐसे क्यों गए कि मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते थे? और कुछ तो ऐसी बात है जो वो मुझसे छिपा रहे थे। वो भूत बंगले में जाकर ही मुझे इसका पता लगेगा। गाड़ी लेकर जब मैं उस टाउन में पहुंचा था, वहां पर ज्यादातर जितने भी घर थे सभी बंद पड़े थे। मुझे दूर दूर तक वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। आसपास कई जगह फेंसिंग की गई थी। हो सकता है किसी जमाने में यहां कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटी हो, जिस कारण सभी लोग घरों को छोड़कर यहां से जा चुके हों। जब गाड़ी को मैंने उस टाउन के एक तरफ पार्क किया था, भूत बंगले का एड्रेस मेरे पास था। उस टाउन के बिल्कुल बीच से निकलकर 1 किलोमीटर चलकर मुझे उस भूत बंगले तक पहुंचना था, जो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। वो कच्चा रास्ता था ऊपर जाने का, और नीचे से ही वो बड़ा बंगला मुझे नजर आने लगा। और जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, उस भूत बंगले को देखकर कोई भी डर सकता था, और देखते ही मैंने कह दिया, पक्का यहां पर तो भूतिया घटनाएं होती हैं। ऐसी जगहों पर काली शक्तियां अपना वास बना लेती हैं। भटकती हुई आत्माएं कभी कभी अपना घर ऐसे ही बंगलों में बनाती हैं। अभी दिन का ही वक्त था, और हम हमेशा जिस भी भूतिया घर में जाते थे रात के वक्त जाते थे, क्योंकि रात के वक्त ऐसी घटनाएं होती हैं और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं क्या होता है, तभी तो हम समझ सकते हैं ना। यहां पर दिन था, और एक बार मैं इस भूत बंगले में दिन के वक्त भी जाना चाहता था। जैसे ही मैंने उस बंगले में पैर रखा, चारों तरफ देखने लगा था मैं, और हैरान हो गया। भूत बंगले में कई घड़ियां थी,
ऊपर नीचे कई घड़ियां रखी गई। जैसे इस बंगले का जो मालिक होगा वो भी घड़ियां बेचने का काम करता होगा। और हर एक घड़ी में 3:33 थे। हर एक घड़ी 3:33 पर रुकी हुई थी। और फिर मैं घड़ियों को देखकर अंदाजा लगाने लगा, पक्का ही 3:33 पर यहां वो सब हुआ होगा। जब भी कोई बड़ी घटना होती है जिसमें किसी की आत्मा को कैद किया जाता है या किसी को चोट पहुंचती है, तो ज़्यादातर घड़ियां उस समय में रुक जाती हैं। और मुझे ये बात कंफर्म करनी थी, तो मैं उस भूत बंगले से बाहर आया और सीधा अस्पताल में फ़ोन लगाया। उस नर्स से मैं बस एक ही चीज़ पूछना चाहता था, क्या हेनरी की कलाई पर घड़ी थी जब उन्हें अस्पताल लाया गया? उसने चेक करके बताया, जी उनकी कलाई पर घड़ी लगी हुई थी जिसे उतार दिया गया है। मैंने उससे पूछा, 1 मिनट घड़ी की तरफ देखकर ये बता सकती हैं कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है? यानी घड़ी अगर रुकी हुई है तो किस टाइम पर रुकी हुई है? नर्स ने मुझे बताया कि घड़ी बंद पड़ चुकी है। शायद वो गिरे हों जिस कारण घड़ी बंद हुई, और घड़ी में समय दिख रहा है 3:33। अब मुझे पक्का हो गया था, रात को 3:33 पर यहाँ कुछ तो हुआ जिस कारण मिस्टर हेनरी कोमा में चले गए। यकीनन उनके शरीर के साथ उनकी आत्मा नहीं है, और यकीनन मुझे उनकी आत्मा इस भूत बंगले में मिलेगी और उन्हें आज़ाद करवाना होगा। लेकिन किस ताकत ने उनकी आत्मा को कैद कर रखा है, मुझे वो भी जानना चाहिए। तो हेनरी ने यहाँ पर सब कुछ सेट तो किया होगा ना, आईने, वो सीसीटीवी कैमरा या लाइटिंग कहाँ लगाए हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं एक एक करके उस बंगले के कई कमरों में गया। वहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, और ना ही आईने रखे गए थे, और ना ही ईएमएफ मीटर अभी ऑन किया गया था, बल्कि उनका यहाँ पर बैग पड़ा। सभी का सभी सामान उन्होंने बैग में ही रखा हुआ, बाहर निकाला ही नहीं। 3:33 तक उन्होंने सामान को बाहर क्यों नहीं निकाला? और क्या वो यहाँ पर अकेले ही आए थे? इस बंगले के बारे में उन्हें बताया किसने? पहले तो मुझे ये जानना चाहिए कि बताया किसने, लेकिन पता करूं तो करूं कैसे? मैंने हेनरी का बैग खोला और फिर देखना चाहा कि वो क्या क्या सामान यहाँ पर लेकर आए हैं। ज़्यादा काम का सामान वो लेकर आए ही नहीं थे। खाने पीने की चीज़ें थी, उनकी वो पर्सनल डायरी थी, और मुझे लगा उनकी पर्सनल डायरी में कुछ ना कुछ तो होगा जो मेरे काम का होगा। मैंने जब उनकी पर्सनल डायरी खोली ना, 3 दिन पहले के उस पन्ने के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था, मुझे फिर से वहाँ पर जाना ही होगा, लेकिन लगता है 30 साल बाद मैं दोबारा यहाँ नहीं आ पाऊँगा, तो इस काम को मुझे ख़त्म तो करना ही होगा। हर 30 साल मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ, लेकिन बाद में शायद ज़िंदा ना रहूँ, तो इसे पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, वरना ये जगदीश के लिए मुसीबत बन जाएगा। उन्होंने ये लिखा हुआ, यानी कि वो इससे 30 साल पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ तो है जो 30 साल बाद यहाँ होता होगा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? और यहाँ इतनी घड़ियाँ लगी हैं, यानी जो इस बंगले का मालिक है वो भी घड़ियाँ बनाने का काम करता होगा, घड़ियाँ बेचने का काम करता होगा, या उसे घड़ियाँ पसंद है। शायद वो हेनरी को जानता भी हो। मुझे इस डायरी को अच्छे से पढ़ना होगा, इसमें कोई काम की चीज़ तो मिलेगी। लेकिन जब मैं पीछे वाले पन्नों को खंगालता चला गया, इस डायरी में उन्होंने 1 साल में क्या क्या हुआ वो सब कुछ लिखा हुआ, और हर एक चीज़ मुझे पहले से ही पता थी। मुझे लगा अब मुझे हर एक कमरे को अच्छे से देखना होगा। इन घड़ियों में कुछ तो अलग है। हर एक घड़ी 3:33 पर रुकी हुई है, जबकि टाइम कितना हुआ है? मैंने जब अपनी कलाई को देखा तो मेरी कलाई के ऊपर जो घड़ी थी उसमें भी समय 3:33 हो चुका था। ये एक संयोग ही होगा कि इस समय दोपहर के 3:33 थे। और उसके बाद हर एक घड़ी चलने लगी। हर तरफ से टिक टिक की आवाज़ आने लगी थी।
हर तरफ आ रही ये आवाज काफी खौफनाक थी और अभी तो रात का वक्त भी नहीं हुआ था। अपने आप सभी घड़ियां कैसे चलने लगी। हर एक कमरे से आ रही आवाज बिल्कुल अलग अलग सी, लेकिन एक कमरे की आवाज बहुत ज्यादा भारी थी। जब मैं ये देखने के लिए उस कमरे में पहुंचा तो एक दीवार पर लगी घड़ी सबसे बड़ी घड़ी थी। ऐसा मैकेनिज्म था उस घड़ी में कि उससे जुड़ी हुई कई तारें छोटी छोटी घड़ियों की तरफ भी जा रही, जैसे ये कोई मदर क्लॉक हो जो अपने साथ छोटी क्लॉक को भी चला रही हो। इतनी बड़ी घड़ी, अजीब सा मैकेनिज्म। माना मुझे भी घड़ियां बनानी आ चुकी हैं, लेकिन ऐसी घड़ी तो मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये सिर्फ घड़ी नहीं लगती। देखता हूं ये क्या चीज है। फिर मैंने उस घड़ी को थोड़ा सा खींचा और पीछे दीवार को देखा कि ये जो घड़ी है कितने समय से यहां दीवार पर सटी हुई है। मैं तो बस ये देखने के लिए उसे आगे करना चाहता था, लेकिन संयोगवश उस घड़ी के पीछे मुझे दीवार पर कुरेद कर लिखे गए अक्षर नजर आने लगे। पीछे लिखा गया था, ये सिर्फ घड़ी नहीं है। इसका क्या मतलब? मैं सोचने पर मजबूर। कुछ पलों तक एक टक लगाए दीवार को देखते देखते मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। ये संकेत नहीं, ये चेतावनी है कि ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है। मैंने फिर से उस घड़ी को आगे कर दिया और अब मेरे पास 12 घंटे बचे थे, यानी रात के 3:33 पर कुछ तो ऐसा होगा इस भूत बंगले में जो शायद हेनरी के लिए बुरा हो। जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, आत्मा शरीर से अलग होती है तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब 24 घंटे बीत जाते हैं उसके बाद हर एक चीज मुश्किलों से भरी पड़ी होती है। मैंने हर तरफ गैजेट्स लगा दिए थे, ईएमएफ मीटर भी सेट कर दिया था। अपने साथ एक अलग घड़ी भी मैं लेकर आया था जो इन घड़ियों की तरह मैकेनिज्म पर काम नहीं करती, बल्कि इसका आधा हिस्सा दूसरी दुनिया में कैद है। इसीलिए इस घड़ी के समय को बदलना एक असंभव काम है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर भी एहतियात के तौर पर इस घड़ी को अपने साथ लेकर आया था। मैं कंपास भी लेकर आया था। ये जानता था इस भूत बंगले में रात के वक्त मुझे दिशा भ्रम भी हो सकता है। हथौड़ा भी लेकर आया था और भी कई ऐसे गैजेट्स थे जो अलग अलग तरह की शैतानी शक्तियों को काबू करने के लिए होते हैं, यानी कि एक चिराग भी। मुझे ऐसे मंत्र आते हैं जो एक जिन्न को एक चिराग में डाल सकते हैं। कई बार हमारा सामना ऐसे जिन्न जिन्नातों से भी हुआ है और उन्हें जल्द से जल्द काबू करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके डर के साथ और ज़्यादा ताकतवर होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या चीज़ है जिसका अभी तक मुझे अलग सा एहसास नहीं हो रहा? जो घर भूतिया होते हैं वो ज़्यादातर ठंडे होते हैं, लेकिन ये भूत बंगला ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कोई शैतानी ताकत यहाँ पर मौजूद हो ही ना। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। शाम के 6 बजे तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हर तरफ से घड़ी के टिक टिक की आवाज़, और मैंने इस भूत बंगले में कुल 11 कमरे ढूंढ लिए थे। मैं नहीं चाहता था कोई भी जगह ऐसी हो जिसके बारे में मुझे पता ना हो, ताकि जब रात के वक्त यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हों मुझे पता हो मुझे कहाँ छिपना है, मुझे कैसे बचना है, मुझे जो भी सामने आ रहा है उसका मुकाबला कैसे करना है। सभी पेंटिंग्स, सभी तस्वीरें मैंने ढक दी थी। आईने भी ढक दिए थे। फर्श को भी अच्छे से साफ कर दिया था। नोकीली चीज़ों को एक थैले में डाल दिया था। ये काम मिस्टर हेनरी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यानी उन्हें पहले से पता था यहाँ पर क्या है और वो क्या कर सकता है। अब 8 बजे अंधेरा हो चुका था और मैं ईएमएफ मीटर को लेकर इस भूत बंगले में इधर उधर घूम रहा था। जरा भी रीडिंग ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि ये घर भूतिया है ही नहीं। यहाँ तो बिल्कुल भी किसी तरह की रीडिंग नहीं आ रही। सभी की सभी घड़ियाँ सही से काम कर रही हैं। 9 बजने के बाद मैंने आवाज़ें तक लगाना शुरू कर दी थी।
धमकी देना शुरू कर दी थी, चेतावनी देना शुरू कर दी थी। ये ओ शैतानी ताकत, तू जहां भी छिपी है बाहर आ। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जिसे मैंने खंगाला नहीं था। तो मुझे अब लगने लगा, अगर मैं इसी तरह से सिर्फ आवाज़ें लगाता रहूँगा, उस शैतानी ताकत का सामने आने का इंतज़ार करता रहूँगा, तो समय बीत जाएगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। ये घर तो मुझे लगता है भूतिया है ही नहीं, राज कोई और ना हो। फिर अलग अलग कमरों में घूमने के बाद मुझे कुछ भी खास चीज़ नहीं मिली, लेकिन मुझे पैरों के निशान जो कि हेनरी के जूतों के थे वो उस मदर क्लॉक के आसपास मिले। वही बड़ी वाली घड़ी, यानी वो बार बार यहाँ पर आए थे, तो जो उन्होंने किया वो यहाँ पर किया। हाँ, मुझे देखना होगा कि इस कमरे में खास क्या है। तो जैसे ही मैं उस बड़ी घड़ी को थोड़ा सा हिलाने लगा, उस दीवार पर वो लिखा हुआ था वो भी पढ़ा मैंने, लेकिन घड़ी को ज़्यादा आगे कर दिया और जो उकेर कर लिखा गया था उसे थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश की मैंने। वो एक दरवाजे की तरह था जो थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ सट रहा और मुझे एक छोटी सी दरार नजर आई। वहां एक दरवाजा था जो कि इस तरह से बनाया गया कि कोई पहचान ही ना सके। तभी तो कई छोटी छोटी तारें उस दीवार के पार जा रही थी, छोटे छोटे छेदों के जरिए। मैंने उस घड़ी को घसीट कर आगे कर दिया। मैंने दीवार पर कान लगाकर सुना। उस दीवार के पार भी कई अजीबोगरीब घड़ी जैसी आवाजें आ रही, यानी पीछे कुछ तो है। जब मैंने उस दरवाजे को धक्का देकर खोला ना, मुझे एक बड़ा चेम्बर नजर आया, बड़ा अजीबोगरीब। पीछे भी अजीब सा मैकेनिज्म काम कर रहा। दीवारों पर भी कई छोटे छोटे यंत्र चल रहे थे। मकड़े के जाले बहुत ज्यादा थे वहां, और मैंने जब वहां पर लाइट लगाई, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मेरी समझ से बाहर थीं, और मैंने वहां पर हेनरी की तस्वीर को भी देखा, और हेनरी की तस्वीर के साथ और भी किसी की तस्वीर थी। और मुझे तब लगने लगा, यहाँ हेनरी की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं और इस आदमी की भी सबसे ज्यादा तस्वीरें हैं। शायद ये जो भूत बंगला है ये इस आदमी का होगा, तभी इतनी ज्यादा तस्वीरें लगी हैं। अगर हेनरी की पुरानी तस्वीरें यहां पर हैं, यानी हेनरी इसे जानते थे। ये भी घड़ियां बनाने का काम करता था, हेनरी भी घड़ियां बनाने का काम करते थे। यहां दोनों ने मिलकर इस चीज को बनाया है, और मैं वापस घड़ियों की दुकान पर नहीं जा सकता, समय बर्बाद नहीं कर सकता। इस कमरे में भी ईएमएफ मीटर पर कुछ नहीं आ रहा। वो अगर कोमा में गए हैं, उनकी आत्मा को यहां कैद किया गया होगा, लेकिन यहां मुझे हेनरी की आत्मा का भी कोई एहसास नहीं हो रहा। वहां पर कई किताबें पड़ी थीं, तो मैंने उन किताबों को झाड़कर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें अलग अलग तरह की घड़ियों को बनाने के तरीके बताए गए थे, और वो आदमी ने एक अलग तरीका ढूंढा था, एक ऐसी घड़ी बनाने का तरीका जिसे वो कहता था टेम्पोरल इको थ्योरी क्लॉक, यानी कि मरने के बाद जो इंसान की आत्मा है उसका कोई वजन नहीं होता, वो तो एक तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो उसे आगे और पीछे भेजा जा सकता है, समय यात्रा करवाई जा सकती है, और इसमें किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होता। यानी कि ना तो भविष्य बदलता है ना इतिहास बदलता है, सिर्फ जानकारी, सोच आगे पीछे जा सकती है। और उसने इस मदर क्लॉक को इसी तरह से बनाया था, और साफ साफ लिखा गया था, इस मदर क्लॉक के जरिए आप अपनी ही आत्मा से 3 साल पीछे बात कर सकते हैं। यानी आप में अगर बदलाव हुए हैं तो आप खुद से बात कर सकते हैं, या कोई अपना जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, आप उसकी आत्मा से बात कर सकते हैं। तभी मिस्टर हेनरी यहां आना चाहते होंगे, शायद खुद से बात करने के लिए, या इस इंसान से बात करने के लिए जो शायद अब जिंदा नहीं है। अगर ऐसा है तो मिस्टर हेनरी के साथ क्या हुआ होगा? मैं उन किताबों को खंगालने लगा था, और यहां धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। 10 बजे तक उन किताबों में मैंने ये ढूंढ लिया था
कि हर 30 साल बाद ये घड़ी अपने आप काम करती है और जिसे इसके बारे में पता है वो 30 साल पीछे जो मर चुका है उससे बात करने के लिए आ सकता है और ये काम 24 घंटे तक चलता रहेगा और फिर ये घड़ी बंद पड़ जाएगी। और मुझे इसी चीज का अंदाजा था। 3:33, रात के 3:33 पर यह घड़ी में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मिस्टर हेनरी कोमा में चले गए और अब 3:33 से पहले पहले मुझे वो सब करना है। किताब में साफ साफ लिखा था 12 बजे वो काम शुरू होता है और 3 घंटे 33 मिनट हमारे पास होते हैं बात करने के लिए। 12 बजे फिर से एक घड़ी अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करेगी और टेम्पोरल लूप बनाएगी। उस टेम्पोरल लूप के जरिए मैं भी वहां तक जा सकता हूं जहां मिस्टर हेनरी की आत्मा होगी। यानी यहां कोई भूत प्रेत नहीं है, यहां पर जो है वो 30 साल पहले की आत्मा है। मैं इंतजार करने लगा था 12 बजे का। 12 बजे क्या होगा? क्या यह घड़ी इस भूत बंगले के अंदर के हालात को बदलेगी या मुझे 30 साल पीछे ले जाएगी? और क्या मैं भी वहां पर कैद नहीं हो जाऊंगा? लेकिन क्या 3 घंटे 33 मिनट काफी होंगे वहां से मिस्टर हेनरी को यहां तक लाने में? शायद वो अपने दोस्त से बात करने के लिए ज्यादा समय वहां बिता पाए और फंसे रह गए। मुझे बस उन्हें वहां जाकर वापस लेकर आना होगा। 12 बजने वाले थे। मैं पूरी तरह से तैयार था। उसी जगह खड़ा था मैं जहां पर मिस्टर हेनरी कोमा में मिले थे। मैं अब 12 बजने का इंतजार करने लगा था। जैसे ही 12 बजे का समय हुआ, हर एक घड़ी अपने आप अलार्म बजाने लगी थी। हर तरफ से टिक टिक की आवाज के साथ अलग सी आवाजें भी आने लगी जो बेहद भयावह थी। धीरे धीरे आवाज कम होती चली गई और सभी घड़ियां रुक चुकी थी। अब धीमी धीमी सी आवाज, बहुत ज्यादा धीमी, जैसे हर घड़ी की सुई 10 सेकंड बाद ही टिक कर रही हो। इधर उधर झांकने लगा मैं और फिर मुझे हेनरी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही मुझे लगा मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। 12 बज चुके हैं, मुझे बाहर निकलकर देखना चाहिए। जैसे ही मैं उस चेंबर से बाहर निकला था, यकीन कीजिए मैं खुद हैरान था। पहले यह घर बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था, लेकिन अब यह घर बिल्कुल नया सा हो गया था। घड़ियां बहुत ज्यादा चमकदार थीं, लेकिन खिड़कियों से बाहर कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। मैंने खिड़कियों से बाहर देखना चाहा, लेकिन घुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि मुझे जमीन तक नजर नहीं आ रही। आसमान में ना तो तारे थे ना चांद, जैसे ये घर अजीब सी जगह पर बसा हो जहां आसपास कुछ भी नहीं है। मैं उस समय का एहसास कर रहा हूं जो 30 साल पहले था। तो वो मैं आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही बाहर पहुंचा, मुझे 2 पिंजरे नजर आए। एक पिंजरे में मिस्टर हेनरी थे, दूसरे पिंजरे में वो आदमी जिसकी तस्वीरें यहां पर लगी हुई। हेनरी बूढ़े लग रहे थे, लेकिन वो आदमी अब भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा, क्योंकि ये 30 साल पहले वाला वो आदमी और उसकी आत्मा थी। लेकिन वो पिंजरे में कैद क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था। मैं भागा भागा हेनरी के पास गया और मैं उन्हें कहने लगा, हेनरी, ये क्या, आप पिंजरे में कैसे? और आपने पूछे इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया था? हेनरी तब कहने लगे, मैं नहीं चाहता था कि इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता लगे। ये मेरा दोस्त है, मैं इससे मिलने के लिए आया था और 30 साल बाद ऐसा मौका बन पाया था। कुछ बातें थी मेरी दिल की जो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था यहां आकर मैं इस मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैंने उस पिंजरे पर लगे ताले को देखा। बड़ा अजीब ताला था, चाबी के लिए कोई जगह थी ही नहीं। और मैंने हेनरी से पूछा, चलिए हेनरी, मेरे साथ चलिए, आप कोमा में हैं और 3 घंटे 33 मिनट रह चुके हैं। अगर समय बीत गया ना
उसके बाद मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। और हेनरी कहने लगे, ये ताला चाबी से नहीं खुलता, ये ताला सुइयों से खुलता है। 1 घंटे की सुई और 1 मिनट वाली सुई, ये 4 सुइयां उसने अपने गले में लटका रखी हैं। मैंने हेनरी से पूछा, किसने गले में लटका रखी हैं? यहां आप दोनों के सिवा क्या कोई और भी है? और तब हेनरी ने जवाब दिया, हाँ, उसी ने मुझे और इसे कैद किया है। इसने उस घड़ी का निर्माण किया था, मेरे दोस्त ने। और इस घड़ी के निर्माण में उसे ये नहीं पता था, जब आत्मा को एक समय से दूसरे समय में भेजा जा सकता है, तब कोई शैतानी ताकत भी उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकती है। समझ लो, जब ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल ना सिर्फ मशीन करती है, बल्कि ऐसी शैतानी ताकतें भी करती हैं। ऐसा ही शैतान जो मौत की दुनिया से यहां पर है, और उसने इस भूत बंगले पर कब्जा कर रखा है, लेकिन 30 साल वाले पहले समय में। अब मुझे इसका अंदाजा नहीं था, वरना मैं तैयारी करके आता। लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारे पास समय कम है, तुम भी यहीं पर कैद रह जाओगे। तुम उस कमरे में बेहोश पड़े होगे, ये तुम्हारी आत्मा है जो यहां पहुंची है। मैं कहता हूं चले जाओ, क्योंकि उसके पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है। वो समय का इंतजार कर रहा है जब शरीर से मेरी आत्मा टूट जाएगी और उसका मैं शिकार बनूंगा। मैंने कहा, नहीं हेनरी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। बताइए मुझे, वो शैतानी ताकत कहाँ है और उसकी कमजोरी क्या है? मिस्टर हेनरी ने तब कहा, वो शैतानी ताकत ऊपरी मंजिल पर है, वो बड़े वाला कमरा। वो ज्यादातर वहीं पर रहता है, पता नहीं वहां क्या करता है, लेकिन उसकी कोई कमजोरी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने एक झटके में मुझे कैद कर लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि हम दोनों के सिवा यहां कोई और भी हो सकता है। उसने भौंचक्का कर दिया। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे अब तक उसकी कमजोरी समझ में नहीं आई, शायद तुम समझ पाओ। मैं हेनरी को कह चुका था कि वो घड़ी की सुइयां मैं लेकर आता हूं, तो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा था मैं, और मुझे गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये किसी मर्द की आवाज थी जो धीमे धीमे गाना गुनगुना रहा। शायद ये वही शैतान होगा। और जब मैं ऊपरी मंजिल तक पहुंचा तो आवाज उसी कमरे से आ रही थी। दूर से एक टक लगाई मैं उस दरवाजे को देख रहा, जिसके पीछे लाइट बार बार फ्लक्चुएट कर रही होगी, क्योंकि नीचे से आ रही हल्की सी रोशनी बार बार मध्यम होती और तेज होती। या वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन क्या? धीरे धीरे चलते हुए जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुला था। फिर मैंने महसूस किया उसने गाना गुनगुनाना बंद कर दिया है। मैं अंदर झांकना तो चाहता था, समय भी कम था, लेकिन मेरा मन बार बार मना किया जा रहा था। फिर मैंने उस दरवाजे को हल्का सा खोला और मैंने उस शैतान को देखा जो एक कुर्सी के पीछे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ ही देख रहा, जैसे उसे पता हो कि दरवाजा हल्का सा खोलकर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा। और उसने तब ये कहा भी, आओ, एक और मेहमान, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे लिए ये कुर्सी बनाई है मैंने, बैठो। यहां बैठकर इंतजार करोगे तुम, यही अब तुम्हारी नियति है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मैंने पीछे दीवार को महसूस किया। वो दीवार यहां पर थी ही नहीं। मैं चलकर दरवाजे तक आया था, अब पीछे दीवार आ गई, जिस कारण मैं पीछे हट नहीं सकता था। तो अपने आप दीवार ने मुझे आगे की तरफ धकेला, और इस धकेलने के कारण दरवाजा खुला और मैं कुर्सी के बेहद करीब आ गया। अब मुझे सबसे पहले उससे दूरी बनानी थी। मैं नहीं जानता था उसकी कमजोरी क्या है, तो सबसे पहले तो दूरी बनाने के लिए मैं उस कमरे में दूसरी तरफ भागा। जैसे ही मैं दूसरी तरफ भागा, दरवाजा खुला। मुझे लगा था मैं आगे वाले कमरे में जाऊंगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही उस कमरे का गुरुत्वाकर्षण बड़ा ही अजीब, मैं सीधा छत पर जा गिरा। अब वो कमरे का गुरुत्वाकर्षण उल्टा था।
मुझे पंखा और बाकी सब चीजें अपने पैरों के नीचे महसूस हो रही। सोफा, टेबल मुझे छत पर चिपके हुए महसूस हो रहे और एक तरफ दरवाजा खोलकर वो शैतान कुर्सी को घसीटता हुआ आगे लेकर आया और कहने लगा, चुपचाप इस पर बैठ जाओ। ये या तो तुम खुद बैठोगे या मैं तुम्हें मौत के घाट उतार कर बिठाऊंगा और हमेशा के लिए कैद करूंगा। सौदा करो तो आज़ादी से इस घर में रह पाओगे, लेकिन अगर भागने की कोशिश करोगे तो कुर्सी के साथ बांधकर हमेशा के लिए मेरे कैदी रहोगे। आज़ादी से जियो, क्योंकि अब तुम इस घर को छोड़कर तो जा नहीं सकते। मैं उसके बाद दूसरे कमरे में गया और हर कमरे का गुरुत्वाकर्षण उल्टा था और एक कमरा तो ऐसा था जो मुझे गोल गोल घूमता हुआ महसूस हो रहा। बार बार मुझे दीवारों पर पैर रखकर खुद को बचाना पड़ रहा क्योंकि मैं नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन उस शैतान पर गुरुत्वाकर्षण का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो उस कुर्सी को घसीटता हुआ मेरे करीब ला रहा था और मैं जानता था वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं उसे छूना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई। इस तरह से मैं जख्मी हो जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे उस पर हमला तो करना होगा। तो मैं जिन हथियारों को लेकर वहां पर गया था उससे मैंने कुर्सी पर वार किया और कुर्सी के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं। वो मुस्कुराता गया और फिर उसने उस कुर्सी को नीचे फेंक दिया। जैसे ही मैं उस कमरे से दूसरे कमरे में निकला, वो एक और दरवाजे को खोलकर फिर से नई कुर्सी को लेकर आ गया। अजीब सी कुर्सी थी। उस पर छोटे मोटे कई पेंडुलम लगे हुए थे, काफी छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे। अजीब सा मैकेनिज्म था जो उस कुर्सी का बार बार आकार भी बदल रहा, लेकिन उसमें कई फंदे थे, गले का फंदा, बाजुओं का फंदा, यानी कि बांध कर रखने के लिए। उसने पहले ही इसे क्यों बनाया मैं समझ नहीं सकता था, लेकिन शैतान खुद ब खुद पता कर सकते हैं क्या होने वाला है। ये उनकी ताकत होती है। मैं बार बार कुर्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा और तोड़ भी पा रहा, लेकिन वो फिर से उस कुर्सी को ले आता। वो ठीक कैसे करता मुझे नहीं पता। फिर मैंने उस शैतान पर वार किया। मैंने उसे 2 टुकड़ों में काटा, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता। मैंने उसका गला काटा, लेकिन वो फिर से अपने सर को धड़ पर लगा पाता था। मैं जो भी करता उसे चोट पहुंचा नहीं पा रहा था और इस तरह मैं ये जान चुका था उसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो मैं हेनरी को बचाकर यहां से लेकर कैसे जाऊंगा। उसने गले में एक लॉकेट पहना हुआ। उस लॉकेट के नीचे कई सुइयां लटकी हुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। मुझे लगा मुझे ये सुइयां चाहिए होंगी, 4 सुइयां, 2 घंटों वाली, 2 मिनट वाली, ताकि मैं हेनरी को आजाद तो करवा सकूं। लेकिन इन घूमते हुए कमरों से मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा। उस समय दरवाजा छत के ऊपर लगा हुआ था और ऊपर की तरफ मैं जा ही नहीं सकता था। मेरी मजबूरी बन गई थी कि अब इस कमरे से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। फिर मुझे लगा कुछ तो करना होगा। मैंने उस पर कई बार वार किया। वो लॉकेट उसके गले से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया, जिसमें वो कई सारी सुइयां थी, और फिर वो हंसकर कहने लगा, तुम कैदी हो, समझ क्यों नहीं पा रहे? तुम आजाद कर लोगे उसे, लेकिन उसके बाद क्या? इन कमरों से, इस बंगले से बाहर निकला नहीं जा सकता। मान लो हार, दोस्त बनकर रहो मेरे साथ। मुझे तुम्हारी भी जरूरत है और उसकी भी जरूरत है। शैतानों पर भरोसा नहीं किया जाता, ये नियम है गोस्ट हंटर्स का। सामने से वो कुछ भी कहें, लेकिन वो बुरी ताकत है, फंसाने की कोशिश करती है। हमें उनसे भी ज्यादा चालाक बनना पड़ता है। तो मुझे लगा शायद उसकी ताकत ये बंगले में है और ये बंगला जुड़ा है उस मदर क्लॉक से। अगर मैं उस घड़ी को नुकसान पहुंचाऊं, शायद इसे दर्द हो, क्योंकि उसी की ताकत से जुड़कर ये यहां पर आया है। ये ना तो भविष्य से आया है, ना इतिहास से आया है, बल्कि ये अलग दुनिया से आया है उस ऊर्जा के जरिए। अगर मैं उस ऊर्जा के स्रोत को ही बिगाड़ दूं तो? जब मेरे चेहरे पर उसने मुस्कुराहट देखी तो उसकी मुस्कुराहट कम हो गई। जानता था वो
मुझे कोई ऐसा तरीका पता लगा है जो उसकी सीधे सीधे कमजोरी पकड़ में ला सकता है। मैंने एक खिड़की देखी और धक्का मारकर खिड़की को तोड़ दिया। सिर्फ दरवाजों से ही दूसरे कमरे में जाया नहीं जा सकता था, खिड़कियों से भी जाया जा सकता था और इसका उसने अंदाजा तक नहीं लगाया था। मैंने वहां लगी घड़ियों को जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया। मैंने उन घड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें जलाना शुरू कर दिया और इससे वो परेशान सा होने लगा था। घड़ियों के टूटने से वो मदर क्लॉक को भी नुकसान पहुंच रहा। जहां भी वो थी उसकी तारें इस बंगले में हर एक घड़ी से जुड़ी हुई थी। और जब मैं उस कमरे में पहुंचा जहां मदर क्लॉक थी, मैंने जोर जोर से मारकर उसके कई पेंडुलम तोड़ दिए। और तब वो शैतान चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था। वो दोबारा उन पेंडुलम को जोड़ना चाहता था। उसने मुझ पर भी वार किए, लेकिन मैं उस कमरे से निकला। उसे लगा उसे समय मिलेगा घड़ी ठीक करने का, लेकिन इतने में मैं उस आदमी को और हेनरी को पिंजरे से बाहर निकाल चुका था। जैसे ही हेनरी आजाद हुए, उन्होंने सबसे पहले घड़ी के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो भी जान चुके थे अब उसकी कमजोरी क्या है। और उस आदमी ने भी कहा था, क्या 30 साल बाद मैं मर चुका हूं? और हेनरी ने अपने आंखों में आंसू लाते हुए कहा था, हाँ तुम मर चुके हो, तभी तुमसे मैं मिलने के लिए आया। वो कहने लगा था, तुम जाओ, उसी कमरे में रास्ता है। इस घड़ी को जलाना होगा, खत्म करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घड़ी खत्म हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा है। ये लिंक है उसका इस दुनिया से। जब ये घड़ी खत्म होगी तब ये बंगला भी जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी रगों से वो घड़ी जुड़ी है। लेकिन तुम वापस चले जाओ, शायद यही अंत है मेरी इस गलत खोज का। वो शैतान उस घड़ी को जोड़ने में लगा था और हमने इस बंगले को जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम इस बंगले को जलाते चले गए, धीरे धीरे वो घड़ी भी खत्म होती चली गई और वो शैतान चीख रहा था और उससे निकलने वाली वो ऊर्जा हमें उस कमरे में अपनी दुनिया में जाने का रास्ता दिखा रही थी। यही अंत था इस भूत बंगले का। और आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा कहकर मिस्टर हेनरी सामने उस दरवाजे को पार कर गए और उनके साथ मैं भी। और जब हम दोनों वापस पहुंचे, हेनरी वहां गायब हो चुके थे। शायद अब वो कोमा से बाहर आ गए होंगे, लेकिन इस भूत बंगले में मैं अकेला और भूत बंगला जल रहा था। बाहर निकलने का मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। किसी तरह से खिड़की तोड़कर मैं बाहर निकला था, लेकिन मुझे चोट जरूर लग चुकी थी। धू धू करते जलते हुए देखा था मैंने इस भूत बंगले को। धीरे धीरे यह राख में तब्दील होता चला गया और इस तरह इस भूत बंगले का अंत हुआ था। और अगली सुबह मैं हेनरी से मिलने के लिए पहुंचा और वो कोमा से बाहर आ चुके थे। उन्होंने किसी और से बात नहीं की थी। मुझसे मिलते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। नर्स कह रही थी कि आप उठिए मत, आपको कमजोरी आ रही होगी। लेकिन हेनरी ने कहा, नहीं, मुझे पता है मैं कोमा में था तो कहाँ था और मेरे शरीर का क्या हो रहा था। उन्होंने उठकर मुझे गले से लगाया था और ये कहा था, तुम मुझे कहीं फंसने भी नहीं दोगे और सच कहूं तो तुम मुझे तो मरने भी नहीं दोगे। हमारी वो हंसी नर्स के लिए बड़ी अजीब थी। वो हैरान थी कि अभी अभी मैं जिंदा हुआ हूं और ऐसे लग रहा है जैसे डॉक्टरों ने हेनरी की जान न बचाई हो, बल्कि मैंने बचाई हो। और फिर मैंने हेनरी को कहा, हेनरी, डॉक्टर का धन्यवाद तो कर दो, तुम्हें कोमा से बाहर लेकर आए हैं ये। हम दोनों हंसे, मुस्कुराए और फिर वहां से अगले दिन उन्हें डिस्चार्ज मिल गया था। और फिर से हमें उसी घड़ियों की दुकान पर आना था, क्योंकि हमारा फर्ज हमें आवाज दे रहा था। हम हैं गोस्ट हंटर्स, जो भूत प्रेतों को दूर करने का और पकड़ने का काम करते हैं।